जिक्सी, हम यहाँ हैं। कियाओ शीशी ने आंगन का द्वार खोला और समूह को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। गुमान के पीछे खड़ी महिलाएं। गुमान ने उसकी उलझन को देखा और समझाया, मैंने फेयान से सुना है कि तुम आज वे हमें रेड हॉट फल खोदने के लिए ले जा रहे थे, इसलिए मैंने सबको इकट्ठा किया। आज सुबह साथ आओ। कियाओ शीशी ने जिनलिंग की ओर देखा, जिसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या इसका मतलब यह है कि वह क्या उसने फेयान को भी ऐसा करने के लिए कहा था? लेकिन फेयान जिनलिंग के प्रति इतनी आज्ञाकारी क्यों है? कितना अजीब है। गुमान का अनुसरण करने वाली कई महिलाएं कियाओ शीशी को पहली बार देख रही थी। समय जब वह बाहर आई तो उन्होंने उसे उत्सुकता से देखा, लेकिन उनकी निगाहें अब दोस्ताना थीं, वे अब उसे उसकी स्थिति के कारण तिरस्कृत नहीं कर रहे थे। भटकते हुए जानवर जैसे वे पहले हुआ करते थे। महान, तो चलिए अब चलते हैं। सिल्वर जनजाति का क्षेत्र विशाल था, जिसमें कई जंगल और घास के मैदान थे। कियाओ शीशी सबको एक अपेक्षाकृत बड़े घास के मैदान में ले गई, जहां उनकी पुस्तिका के अनुसार रेड हॉट फ्रूट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता था। घास के मैदान में पहुंचते ही कियाओ शीशी ने एक लाल दिल वाला फल देखा। उसके पैरों के पास बेल। वह खोदने के लिए नीचे झुकी ही थी कि जिनलिंग वहां आ गई। ऊपर, क्या हमें यहाँ खुदाई करनी चाहिए? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। ठीक इसी लता के नीचे। ठीक है। जिनलिंग के हाथ नुकीले पंजों में बदल गए और उसने जल्दी से खोदकर निकाल लिया। रेड हॉट फ्रूट को नीचे से तोड़े। ये बहुत बड़ा है। कियाओ शीशी ने रेड हॉट फ्रूट उठाया, यह उसके दोनों मुट्ठी के बराबर बड़ा था। इतना बड़ा रेड हॉट फ्रूट, मैं एक बार के खाने में सिर्फ 2 खाकर ही पेट भर जाता था। सभी लोग इन रेड हॉट फ्रूट की बेलों को ढूंढें। आपको आमतौर पर फल मिल जाएगा ठीक उनके नीचे। मादाएं उत्सुकता से उसके चारों ओर जमा हो गईं और ध्यान से उसका अध्ययन करने लगी। मैं इसे पहचानता हूँ। मैंने इससे पहले भी इनमें से काफी कुछ खोज निकाला है। चलो जल्दी से खुदाई शुरू करते हैं। लेकिन एक असहमति की आवाज भी थी। इसका स्वाद भी अच्छा नहीं है। हम इसे क्यों खोद रहे हैं? अध्याय 130, मुझे भी क्यों नहीं पूछ देते। कियाओ शीशी को याद आया कि उन्होंने पहले पीले मिट्टी के फल कैसे खाए थे, और वह तुरंत समझ गई कि वे रेड हॉट फ्रूट्स के बारे में ऐसा क्यों सोचते थे। स्वाद खराब था। ये रेड हॉट फ्रूट्स पकने पर बेहद नरम, कोमल और मीठे होते हैं। भुना हुआ। जब हम उन्हें खोदकर वापस ले आएंगे तो मैं सबको दिखाऊंगा कि कैसे। उन्हें तैयार करने के लिए गुमान ने बोलने वाली महिला को घूरकर देखा। बेशक वे उतने नहीं हैं। मांस जितना अच्छा तो है, लेकिन जब आप भूखे मर रहे हो तो क्या आपको सच में इसकी परवाह होगी? उनका स्वाद कैसा है? अगर आप खुदाई नहीं करना चाहते तो वापस जाए और अपने आने का इंतजार कीजिए। साथ ही आपको भोजन उपलब्ध कराएगा। सबके सामने गुमान द्वारा पुकारे जाने पर मादा हिरण गुस्सा नहीं आया। उसने बस इतना कहा, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। मैं इसके साथ खुदाई करने जा रहा हूँ, उनके सिवाय प्रत्येक। मैं भूखा नहीं रहना चाहता। ठीक है, चलिए हम सब खुदाई शुरू करते हैं। जितना हो सके उतना प्राप्त करने का प्रयास करें। किसी ने भी उस छोटी सी घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय खुदाई करने लगे, अपनी पूरी ताकत से। जिनलिंग कियाओ शीशी के पीछे पीछे चल रहा था और उसकी पीठ पर एक बांस की टोकरी थी। जब भी वह बैठने वाली होती, वह उससे पहले ही बैठ जाता और खोदने लगता। एक लाल दिल के आकार का फल निकाले। जिनलिंग, मैं भी खुदाई कर सकता हूँ। अगर हम मिलकर काम करें तो हमें और अधिक लाभ मिल सकता है। ऊपर देखे बिना ही जिनलिंग ने एक बड़ा लाल दिल वाला फल नीचे गिरा दिया। टोकरी, कैसा रहेगा अगर मैं उन्हें खोदकर निकाल लूं और तुम उन्हें इकट्ठा कर लो? ठीक है, ये काम करता है। इसके साथ ही जिनलिंग अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गया और उसके नुकीले बाघ के पंजे बाहर आ गए। तेजी से खुदाई शुरू कर दी। कियाओ शीशी उसके पीछे पीछे फल इकट्ठा करती हुई चल रही थी। देखते ही देखते सभी वे जो टोकरियां लाए थे वे भरी हुई थी। उसे पता था कि यहाँ बहुत सारे रेड हॉट फ्रूट्स होंगे, लेकिन उसने इतनी ही संख्या की उम्मीद थी। सिल्वर ट्राइब और उसके आसपास के संसाधन थे प्रचुर मात्रा में। आप इन्हें वापस क्यों नहीं ले लेते? मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिनलिंग ने भौहें चढ़ाई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कियाओ शीशी ने फुसफुसाते हुए कहा, मत करो चिंता। क्या तुम कल रात वाले मेरे गुप्त हथियार के बारे में भूल गए हो? बबल फ्रूट्स की शक्ति का ख्याल जिनलिंग के मन में आया और अंततः उसने मान गया। ठीक है, इधर उधर मत भटको, मैं अभी वापस आऊंगा। ठीक है। जिनलिंग के जाने के बाद कियाओ शीशी ने फल इकट्ठा करना जारी रखा और बचे हुए फलों को ढेर लगा दिया। वह अभी अभी पास ही की एक साफ जमीन पर पहुंचा था। कुछ समय बाद गुमान एक नीला फल लिए हुए उसके पास आई थी। शीशी, क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का फल है? ये वाकई बहुत सुंदर है। कियाओ शीशी मुड़ गई। फल को देखकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसका चेहरा अपार खुशी से चमक उठा। एक मीठा फल। रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि जानवरों की दुनिया में चीनी थी, लेकिन वह एक प्रकार की चीनी थी। शहद के समान यह एक नीले फल के अंदर पाया जाता है जिसे शुगर फ्रूट कहा जाता है। कियाओ शीशी ने चीनी का फल लिया और उसे तोड़ दिया। अंदर हल्का पीला रंग था पेस्ट। उसने थोड़ा सा अपने मुंह में डाला और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये वास्तव में मीठा है। शाओ याओ, एक नजर डालो। क्या ये कोई मीठा फल है? हम। जी हाँ, बिल्कुल सही होस्ट। यह एक शुगर फ्रूट है, इसमें कोई शक नहीं। ये ऐसा लगता है कि इनके पकने का सही मौसम आ गया है। और इस प्रकार के फल मैम बहुत अधिक पैदावार देने वाले ये आमतौर पर विशाल क्षेत्रों में उगते हैं। आपको देखना चाहिए और भी है या नहीं, ये देखने के लिए चारों ओर घूमो। ठीक है गुमान, यह एक शुगर फ्रूट है। ये स्वादिष्ट है, आपको भी इसे चखना चाहिए। गुमान ने थोड़ा सा चखा, संदेह भरी नजरों से देखा और आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें ये कहां से मिली? गुमान ने आगे की ओर इशारा किया। कियाओ शीशी ने अपनी उंगली का पीछा किया और देखा कि दूर तक फैले हुए नीले रंग के शुगर फ्रूट से ढके बड़े बड़े पेड़ों की कतारें। कितना सुखद आश्चर्य! यह एक बेहद सुखद आश्चर्य था। रेड हॉट फ्रूट्स खोदने के बाद हम इन्हें तोड़ लेंगे। चीनी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कियाओ शीशी फिर भी इस खोज से रोमांचित थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्होंने लगभग सभी रेड हॉट फ्रूट्स को खोदकर निकाल लिया था। क्षेत्र, सभी ने अपनी फसल एक तरफ ढेर कर दी और अपने साथियों का इंतजार करने लगे। आओ और उन्हें वापस ले जाओ। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, कियाओ शीशी ने सभी महिलाओं को एक खुले क्षेत्र में इकट्ठा कर लिया। अब मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि इन रेड हॉट फ्रूट्स को स्वादिष्ट कैसे बनाया जाता है। स्वादिष्ट। पास ही में जिनलिंग कुछ अंगारे लेकर आए और आग जला दी। कियाओ शीशी ने एक छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें लाल दिल वाले फल गाड़ दिए और फिर उसने जलती हुई लकड़ियों से गड्ढे को ढक दिया। जब वे इंतजार कर रहे थे, तब उसने विस्तार से बताया कि खाना पकाने में कितना समय लगेगा।
जब समय लगभग अनुकूल हो गया तो उसने आग को एक तरफ धकेल दिया और लाल रंग की खुदाई शुरू कर दी। गुठली से निकले हुए दिल के आकार के फल। समय और तापमान एकदम सही थे। भुने हुए रेड हॉट फ्रूट से मीठी सुगंधित खुशबू आ रही थी। जैसे ही उसने एक अंडा तोड़ा, कई महिलाएं उसकी ओर आकर्षित हो गईं। महक, आप सभी इसका स्वाद ले सकते हैं। कियाओ शीशी ने खुले हुए लाल दिल के फल को एक बड़े पत्ते पर रखा और लकड़ी काटने वाले चाकू से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए ताकि वे इसे चख सकें। गुमान ने सबसे पहले रेड हॉट फ्रूट का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मुंह। अन्य मादाएं उसे उत्सुकता से देख रही थीं। एक निवाला लेते ही गुमान अपने चेहरे पर खुशी छिपा नहीं सकी। ये बहुत अच्छा है। येलो अर्थ फ्रूट से भी बेहतर। कियाओ शीशी को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ ही महिलाएं भुने हुए मांस का विरोध कर सकती हैं। रेड हॉट फ्रूट जो बहुत ही सुगंधित, मीठा और मुलायम था। कई अन्य महिलाओं ने भी इसे आजमाया और सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि उन्हें ये बहुत पसंद आया। मैं और खुदाई करने जाना चाहता हूँ। कियाओ शीशी, क्या तुम जानती हो कि हम इसे कहाँ पा सकते हैं? अधिक। क्या आप हमें ले जाने के लिए तैयार होंगे? कोई बात नहीं, मैं कल फिर से खुदाई करने जा रहा हूँ। अगर कोई और भी चाहे तो आओ, बस सुबह सुबह मेरे घर के बाहर इंतजार करो। ठीक है। उस रात कियाओ शीशी और जिनलिंग सभी रेड हॉट फ्रूट्स को वापस घर ले गए। वहां इतने सारे रेड हॉट फ्रूट्स थे कि उसे जाने का मौका ही नहीं मिला। मीठे फल चुन लें। माँ, हम वापस आ गए हैं। कियाओ शीशी अभी कुछ लाल दिल वाले फल चुन रही थी जिन्हें भूनना था। जिस शाम शावक वापस लौटे, तीनों शावक आंगन में चले गए, बिल्कुल कीचड़ से सने हुए छोटे बंदरों की तरह। वह उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे दिन भर क्या कर रहे थे। जल्दी आओ, माँ के साथ आओ और साफ सफाई कर लो। कियाओ शीशी खड़ी हुई और शावकों को पिछवाड़े की ओर ले गई। उसने एक जानवर की खालियों के चेहरे और शरीर से धूल पोंछने के लिए कपड़ा। जब वे साफ हो गए, उसने पीछे मुड़कर देखा तो फेयान उसके पीछे खड़ी थी। युवा कबीले के नेता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फेयान की निगाह, जो कियाओ शीशी पर टिकी हुई थी, अचानक इधर उधर घूम गई। दूर, मैं तो बस शावकों को घर ला रहा था। ओह। कियाओ शीशी ने गंदा पानी बाहर फेंक दिया। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, युवा कबीले के नेता। मुझे उम्मीद है कि शावक एकाज परेशानी होगी। फेयान की ऊपर उठी हुई आंखों के कोने ऊपर उठे। वे मेरे बच्चे भी हैं। ये अगर वे परेशानी भी पैदा करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ओह। कियाओ शीशी ने जानवर की खाल से बने कपड़े को निचोड़कर सुखाया और उसे टांगने ही वाली थी कि तभी फेयान डर के मारे लगभग उछल पड़ा। मैं अभी गंदा हूं, तुम्हें पता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मुझे भी पोंछ दो। तभी कियाओ शीशी ने ऊपर देखा और उसे ध्यान से देखा। ऐसा न करना एक अलग बात थी। उसने पहले भी उसे ध्यान से देखा था, लेकिन अब उसे देखकर वह चौंक गई। क्या उसके सामने खड़ा ये घिनौना लोमड़ी जैसा जानवर सचमुच वही घमंडी हिम लोमड़ी था? युवा कबीले का नेता जो हमेशा हर जगह बेदाग साफ सुथरा रहता था, गया। अगर उसे बेहतर जानकारी न होती तो वह उसके जानवरों की खाल से बने कपड़ों को ही समझती। उन्हें ग्रे रंग का होना चाहिए था। आज आप सबने आखिर किया क्या? ये देखकर कि कियाओ शीशी ने मना नहीं किया और उसे एक जानवर भी दे रही थी, कपड़े की खाल को देखकर फेयान के कान खुशी से फड़फड़ाने लगे। मैं और मेरे शावक कबीले के मुख्य द्वार को मजबूत करने गए थे। कबीले के अंदर की मरम्मत का काम बाद में भी हो सकता था, लेकिन द्वार की मरम्मत जल्द से जल्द करनी थी। उत्परिवर्ती राक्षस के एक और हमले को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? अगर हम जल्दी करें तो बस कुछ और दिन लगेंगे। अच्छा, ऐसा है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। अच्छू। फेयान के चेहरे के भाव बदल गए। उसने जानवरों की खाल से बने कपड़े को एक तरफ फेंक दिया और उसने घबराहट में कियाओ शीशी का हाथ पकड़ लिया। क्या गलत? क्या आपको ठंड लग रही है? जिक्सी तुम्हारे धूल से घुट रही है। पीछे हटो। फेयान को उन नन्हे हाथों की गर्माहट का आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला था। इससे पहले कि सुनशियाओ उसे खींच कर ले जाती, उसकी चालाक आंखें गुस्से भरी नजरों से सिकुड़ गईं। हे, कितना ईर्ष्यालु सांप है। मेरे साथ चोर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से न जाने का पक्का इरादा कर लूंगा। फेयान ने अपने पशु शरीर के वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। कियाओ शीशी हौंफने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, सुनशियाओ ने उसे ढक लिया। आंखें, उसकी लाल सर्पाकार पुतलियों से एक भयावह आभा निकल रही थी। फेयान, तुम्हारे पास एक हैमरने की इच्छा? फेयान की आंख का कोना फड़क उठा, उसके चेहरे पर पूरी तरह से बेशर्मी का भाव था। तुम ही तो थे जिसने मुझे गंदा कहा था। अब जब मैं नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या आपको भी इससे समस्या है? तुम इतने अड़ियल क्यों हो, धूर्त कहीं के? सुनशियाओ ने कियाओ शीशी को खींचा और उसे घुमा दिया। जिक्सी, आगे जाओ, आंगन। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। सुनशियाओ और फेयान के बीच स्पष्ट रूप से मतभेद थे। मैं नहीं वहीं रुके रहना और गोलीबारी की चपेट में आ जाना। ठीक है, मैं जिनलिंग को रात के खाने में मदद करने जाता हूँ। इतना कहकर वह झटपट वहां से चली गई। जैसे ही कियाओ शीशी सामने के आंगन में लौटी, उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी पिछवाड़े से। जब सुनशियाओ सामने के आंगन में लौटा तो वह अपने साथ ले जा रहा था। शिकार के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कियाओ शीशी ने हैरानी से पिछवाड़े की ओर देखा। यंग क्लैन कहाँ है, नेता? सुनशियाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो घर चला गया। पिछवाड़े में एक पीछे का गेट था, इसलिए फेयान का उसे ऐसे ही छोड़ देना कोई अजीब बात नहीं थी। रास्ता, उसने इस मामले पर जोर नहीं दिया। पिछवाड़े के बाहर फेयान ने अपने दांत पीसते हुए अपनी पशु खाल खींची। कपड़े वापस पहन लिए। देर सवेर मैं अपना स्तर बढ़ा लूंगा और उस सांप को तब तक हराऊंगा जब तक वह रोना। उस रात कियाओ शीशी ने लाल दिल वाले फलों को धोया, छीला और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। पहले ही खुदाई कर ली थी। फिर उसने कुछ चीनी के टुकड़ों में से मीठा गूदा निकाल लिया। फलों को उबालकर गाढ़ा सिर्फ बना लिया। माँ, ये क्या है? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। दिन भर की थकान से चूर शावक भूखे थे और कियाओ के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। शीशी खाना बना रही थी। कियाओ शीशी ने कटे हुए लाल दिल के आकार के फलों को तलने के लिए बर्तन में डाल दिया। ये वो रेड हॉट फ्रूट्स हैं जिन्हें आज माँ ने खोदा है। मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ना रात, एक स्वादिष्ट नई डिश बनाई है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने इससे पहले कभी ऐसी गंध नहीं सूंघी। छोटे लालची बच्चों को उनकी कुर्सियों पर ठीक से बिठाने के बाद कियाओ शीशी ने आगे बढ़कर तले हुए रेड हॉट फ्रूट्स को बर्तन से निकालकर उन पर चाशनी छिड़क दी। और बस इसी तरह रेड हॉट फ्रूट्स की कैंडी से सजी एक गर्मागर्म प्लेट तैयार हो गई। जिनलिंग ने हिरण की हड्डियों को एक बड़े बर्तन में धीमी आंच पर पकाने के लिए मशरूम का इस्तेमाल किया था। मैंने शोरबा बनाया था और कुछ मांस भी पकाया था। रात का खाना तैयार है। आज सभी ने कड़ी मेहनत की।
खाना परोसते ही शावकों से लेकर कियाओ शीशी तक सभी लोग खाने में मग्न हो गए। उसने भी बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद वे सब थक चुके थे। जब उनका पेट भर गया तो सुनशियाओ शावकों को नदी पर नहीं ले गई नहाना। इसके बजाय उन्होंने घर पर उन्हें साफ सुथरा होने में मदद की, जिसके बाद वे सभी आज्ञाकारी होकर वह बिस्तर पर लेट गया। कियाओ शीशी आधी रात को अचानक जाग उठी और उसे कुछ महसूस हुआ। तापमान में काफी गिरावट आई। उसने अपनी आंखें खोली और कंबल खींच लिया, वापस उन शावकों के ऊपर जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसने अपनी पशु खाल लपेट ली। उसने कंबल को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया, लेकिन फिर भी उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वह सो नहीं पा रही थी अच्छी तरह से। अंत में उसने शावकों को अपनी बाहों में भरकर उन्हें गर्मी प्रदान की। जब वह दोबारा जागी तो सूरज निकल चुका था और शावक अभी भी जाग रहे थे। बिस्तर पर ज्यादा देर तक कियाओ शीशी उठकर बैठ गई और उसे 2 बार छींक आई। उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसका चेहरा। जिनलिंग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। क्या आपको ठंड लग रही है? कियाओ शीशी ने ईमानदारी से सिर हिलाया। तापमान कम से कम 20 डिग्री अधिक महसूस हो रहा था। कल ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है। बाहर ओस जमकर ठोस हो गई है। जिनलिंग ने पास ही के लकड़ी के गोदाम से उसके लिए मोटे जानवर की खाल से बना एक कुर्ता चुना। रैक। कियाओ शीशी बेजान सी हो गई और उसे कपड़े पहनाने दिया। वह उसके कंधे पर झुक गई। वह उसकी विशेषताओं को विस्मय से निहार रही थी, परिष्कृत फिर भी एक तीक्ष्ण मर्दाना धार के साथ। उसकी निगाहें महसूस करते हुए जिनलिंग ने आंखों में मुस्कान लिए उसकी ओर देखा। आप कहां देख रहे हैं? कियाओ शीशी की पलकें फड़फड़ाईं और एक शरारती आवेग ने उसे जकड़ लिया। उसका हाथ धीरे धीरे उसके पेट पर घूमने लगा। जिनलिंग की पिघली हुई सोने जैसी आंखों की तरह अंधेरा छा गया। उसकी उंगलियों ने धीरे धीरे नीचे की ओर एक रास्ता बनाया। उसने उसकी सांसें तेज होते हुए सुनी। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। जिक्सी, मुझे चिढ़ाओ मत। कियाओ शीशी ने मासूमियत से मुस्कुराया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या ये मेरे द्वारा हो रहा है कुछ? जिनलिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज भारी थी। जिक्सी, आज रात ठीक है? कियाओ शीशी ने शरारती हंसी हंसी। ये तो मेरी लाइन है। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसके कंठ पर एक चुंबन दिया। जिनलिंग का पूरा शरीर अकड़ गया। वह लगभग अपना आपा खो बैठा था। जैसे ही कियाओ शीशी अपनी शरारत को एक कदम और आगे बढ़ाने वाली थी, तभी एक आवाज सुनाई दी। दरवाजे के बाहर से आवाज आई। जिनलिंग ने जल्दी से जानवर की खाल से बनी ट्यूनिक को अपने ऊपर खींच लिया, फिर उसने अपने हाथों को हाथों में भर लिया। उसके चेहरे को चूम लिया और झटपट एक चुंबन ले लिया। क्या आज आपको रेड हॉट फ्रूट्स खोदने नहीं जाना है? बाहर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कियाओ शीशी ने खुद को संभाला। गुमान और बाकी लोग पहले से ही यहाँ हैं। उसने मजाक करना बंद कर दिया और तैयार होने लगी। जब कियाओ शीशी और जिनलिंग कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने फेयान को पाया। ठीक बाहर खड़ा हूँ। वह एक बार फिर अपने पुराने जोशीले और बेदाग युवा कबीले के नेता के रूप में लौट आया था। हिमलोमड़ियो। लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? अंधेरा। हालांकि जिनलिंग ने विनम्रतापूर्वक बात की। युवा कबीले को अपने पास रखने के लिए क्षमा चाहता हूँ। नेता प्रतीक्षा कर रहा है। 3 शावकों के साथ खेल रही फेई ने फेयान की ओर एक नजर डाली। मुझे बेहतर होगा कि मैं जाने दूं, मेरे निराश करने वाले बेटे ने खुद ही यह बात कह दी, उसने सोचा। उसके दिमाग में अभी भी कियाओ शीशी द्वारा जिनलिंग के साथ की गई शरारत का दृश्य चल रहा था। वे तस्वीरें उसके दिमाग में इस कदर बस गई थी कि वह उन्हें भुला नहीं पा रहा था। मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, he'd always known she was good to her mates. उनके साथ वह हमेशा इतनी प्यारी और सौम्य, तेजतर्रार और मुखर महिला जैसी कोई और नहीं। वह उसके साथ थी, युवा कबीले के नेता। फेयान अचानक वास्तविकता में लौट आया और उसके चेहरे पर फिर से वही सामान्य सुस्त भाव आ गया। नकाब। उसकी उदासी के सारे निशान गायब हो गए। मैंने जिनलिंग से सुना है कि आपको पता है कि लाल दिल वाले फल कहां बहुत मात्रा में मिलते हैं उस इलाके में, और आपने महिलाओं के एक समूह को उन्हें खोदने के लिए भेजा था कल। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। रेड हॉट फ्रूट्स को स्टोर करना आसान है और इनका स्वाद भी अच्छा होता है। बहुत ही बढ़िया भुना हुआ। मुझे इस क्षेत्र में 2 अन्य स्थानों के बारे में पता है। मैं बाकी ले लूंगा और हम उन सबको खोदकर निकाल लेंगे। कल रात फेयान ने लाल हृदय फल का आकलन करने के लिए पूरे कबीले का दौरा किया था। परिस्थिति। हालांकि उनके पास पर्याप्त संख्या थी, लेकिन वहां जानवरों जैसे दिखने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। उस जनजाति को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह आपूर्ति प्रत्येक परिवार में समान रूप से वितरित हो। जिक्सी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस जनजाति की सचमुच बहुत मदद की है। समय और वो दवा जो तुमने पहले बनाई थी, इसने हमारे कई लोगों की जान बचाई। पुरुष, आप हमारी सिल्वर ट्राइब के सच्चे हितैषी हैं। बोलने के बाद फेली ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर एक मुद्रा बनाई। कियाओ शीशी को गहरा औपचारिक प्रणाम। यह देखकर फेयान स्तब्ध रह गई। जैसे ही उसने देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। कियाओ शीशी में उन्होंने भी अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर सिर झुकाया। सिर, मेरे पिता सही हैं। सिल्वर के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। जनजाति। कियाओ शीशी ने एक तरफ हटकर कबीले की नेता फेई के औपचारिक प्रणाम को स्वीकार नहीं किया। कुल नेताजी, आपने ही हमें यहां रहने की अनुमति दी थी। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूं। जनजाति। अगले कुछ दिनों तक फेयान ने जनजाति की मदद करना जारी रखा। पुनर्निर्माण के प्रयासों के दौरान वह शावकों को भी अपने साथ ले गया। इस बीच जिनलिंग कियाओ शीशी के साथ चीनी फल तोड़ने और खोदने के लिए चली गई। रेड हॉट फ्रूट्स और सुनशियाओ जनजाति की शिकार टीम में शामिल हो गई। हालांकि बहुत कम था, इन दिनों शिकार मिल जाना भी कुछ न मिलने से बेहतर था। उस रात जब शावक एक बार फिर कीचड़ से सने घर लौटे, कियाओ शीशी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। अध्याय 132, पिता जानवर घायल हो गया। डिंग डोंग। मेजबान को बधाई, शावकों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इनाम 500 अंक। कियाओ शीशी ने शावकों को आश्चर्य से देखा। वे सिर से पैर तक गंदे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वह थोड़ी अचंभित रह गई। क्या ये केवल इतना ही रहा है? कुछ दिन। क्या कबीले का पुनर्निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है? कियाओ आंग, चलो, मैंने आपके लिए गर्म पानी से स्नान तैयार कर दिया है।
आप और कियाओ पहले जाकर हाथ मुंह धो लो। कियाओ कियाओ, मैं तुम्हें धोने के लिए पिछवाड़े ले चलता हूँ। घर के पिछवाड़े में कियाओ शीशी ने लंबी जीभ वाली बेल को प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया। स्नान कक्ष में जाकर उसने लकड़ी के टब में गर्म पानी डाला। कियाओ कियाओ, क्या कुल का सारा काम पूरा हो गया है? कियाओ कियाओ ने सिर हिलाया। सब हो गया है माँ। पिता ने बलवानों से बहुत कुछ मांगा। पुरुषों की मदद से आज सभी टूटे हुए घरों की मरम्मत कर दी गई। डिंग डोंग। सिस्टम ने एक सीमित समय का कार्य जारी किया है। होस्ट को शावकों का नेतृत्व करना होगा। कबीले के पशु पुरुषों को ठंड के मौसम के लिए पर्याप्त भोजन जमा करने में मदद करने के लिए। समय सीमा 3 दिन। मिशन की कठिनाई 5 सितारे। पूरा करने पर इनाम 3 गुना अंक। कियाओ शीशी की आंखें चमक उठी। ट्रिपल पॉइंट्स। यह 1500 है। इस रफ्तार से तो मुझे सिर्फ इतना ही देना होगा सिस्टम को 500 अंक मिले। शावक को अच्छी तरह धोने के बाद कियाओ शीशी उसे वापस घर के अंदर ले गई और मैंने उसे बदलने के लिए कुछ साफ कपड़े दिए। माँ, हम आज जब पिताजी एक बड़ा पत्थर हटा रहे थे तो उनका हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। वहां बहुत सारा खून था। कियाओ शीशी रुक गई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने फेयान को शावकों को घर लाते हुए नहीं देखा था। आज क्या आपने उसे ठीक करने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया? कियाओ कियाओ ने अपना सिर हिलाया। कियाओ शीशी थोड़ी हैरान थी। क्यों नहीं? पिताजी ने कहा कि कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा घाव है जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में इसे विशेष देखभाल की जरूरत नहीं थी। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। ऐसा लगता है कि यहाँ के सभी पुरुष ऐसे ही हैं। जब भी वे अगर चोट लग भी जाए तो जब तक वह जानलेवा न हो वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। कुछ पल सोचने के बाद उसने पूछा, क्या ये गंभीर था? हम सब कुछ खून से लथपथ था और वह लगातार कांप रहा था। कियाओ शीशी की भौहें और भी गहरी हो गईं। वह बहुत ही मुश्किल इंसान है। अगर आपको चिंता है तो क्यों न मैं थोड़ी देर में आपको उनसे मिलने ले जाऊं? ठीक है टिल्डा, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला फेयान ने कियाओ कियाओ और अन्य लोगों को यात्रा से बचा लिया। वह स्वयं आ रहा है। कियाओ शीशी की नजर उसके बाएं हाथ पर पड़ी। घाव पर स्पष्ट रूप से कुछ चोट के निशान थे। प्राथमिक उपचार किया गया और दवा लगाई गई, लेकिन फिर भी यह कुछ हद तक ठीक नहीं लग रहा था। भयावह। वह कियाओ कियाओ को अपनी क्षमता से इसे ठीक करने दे सकता था। मुझे नहीं पता क्या वह इस बारे में बहुत जिद्दी हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ मांस लाया हूँ। फेयान ने मांस को चूल्हे पर रख दिया। यह एक बड़ा और मुलायम टुकड़ा था। संशय पहले ही हमारा हिस्सा वापस ला चुका है। आपको इसे संभाल कर रखना चाहिए। स्वयं युवा कबीले के नेता। जिक्सी, कृपया मांस ले लो। हम आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ हम आपसे यही पूछना चाहते थे। फेई फेयान के पीछे से बाहर निकली। अगर आपको कुछ कहना हो कबीले के नेता तो कृपया बेझिझक बोले। फेली ने भौहें चढ़ाई और आह भरी। हालांकि कबीला पहले से ही ठंड के मौसम की तैयारी कर रहा था, फिर भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। उत्परिवर्ती जीवों के कारण पिछले वर्षों की तुलना में भोजन कम है। हमें अभी भी इसकी आवश्यकता है। सभी के लिए कम से कम 20 दिनों का भोजन भंडार कर ले। सर्दी के मौसम के दौरान। सर्दी के मौसम में तापमान कम होता है और शरीर ऊर्जा का उपभोग करता है, सामान्य से अधिक कैलोरी। हालांकि पशुमानव अपनी गतिविधि कम कर सकते थे ऊर्जा संरक्षण के लिए, यहां तक कि उपलब्ध ऊर्जा का राशनिंग करके भी अभी तक कोई उपाय नहीं है। पर्याप्त भोजन। अन्य वर्षों में शीत ऋतु के दौरान शिकार कैसा रहता है? फेयान ने कहा, हर सर्दी के मौसम में बहुत सारे शिकार गर्म स्थानों की ओर पलायन कर जाते हैं। स्थानों, वे तभी वापस आते हैं जब ये सब खत्म हो जाता है। इसलिए अगर हम शिकार पर भी जाते हैं, the amount of game we can catch is extremely limited। फेई ने सिर हिलाया। तो शीशी, आपने नेतृत्व करके हमारी बहुत मदद की है। सभी लोग लाल वाले फलों को खोदकर निकाल लें। मैंने बहुत सारे रेड हॉट फ्रूट्स खोदे हैं और जो शिकार मैंने जमा किया है उससे मेरे पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए अगर हम सावधानी बरते तो। कहने की जरूरत नहीं है, वहां कबीले के बाहर अभी भी बहुत सारे रेड हॉट फ्रूट्स मौजूद हैं जिन्हें अभी तक खोदा नहीं गया है। अभी तक। चिंता मत करो कबीले के नेता। एक बार जब हम बाहर के लाल दिल वाले फल खोद लेते हैं, हमारे कबीले के पास लगभग पर्याप्त भोजन होना चाहिए। वास्तव में, क्या कबीले के बाहर भी रेड हॉट फ्रूट्स ज्यादा है? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। हाँ। दिखाए गए वितरण क्षेत्र को देखते हुए पुस्तिका के अनुसार कबीले के अंदर की तुलना में बाहर कहीं अधिक रेड हॉट फ्रूट्स पाए जाते हैं। अगर हम इन सबको खोदकर निकाल लें तो इस सर्दी से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त से भी अधिक होगा। सुरक्षित रूप से सीजन करें। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वे कहाँ हैं? कोई बात नहीं, मैं कल सबको साथ लेकर उन्हें खोदकर निकालूंगा। इस बड़ी चिंता के हल हो जाने से फेली के चेहरे पर सुकून के भाव आ गए। काफी हद तक। फिर उसने बगल में देखा और पाया कि फेयान कियाओ को घूर रही है। शीशी के चेहरे पर भोलापन और प्रेम में डूबा हुआ भाव था और फेई ने तिरस्कार से भौहें चढ़ाई। वह आमतौर पर बहुत सक्षम प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है कि वह हमेशा ही लड़खड़ा जाता है? गिनती, फेयान, क्या तुम अपना हाथ हिला भी सकती हो? ये बुरी तरह घायल लग रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्या छोटी कियाओ कियाओ इसे आपके लिए देख लेगी? फेयान अपनी तंद्रा से बाहर आया और लापरवाही से बोला, ये तो बस एक छोटी सी बात है। खरोंचना। कियाओ शीशी ने असहमति जताते हुए भौहें चढ़ाई। इस तरह की छोटी सी खरोंच कोई बड़ी बात नहीं है। कियोकाओ ठीक करने के लिए। जब से उसे पता चला है कि आप आहत, आपको शावक को थोड़ी मानसिक शांति देनी चाहिए। कियाओ 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 शीशी के पैर से टेक लगाकर खड़ी थी और बार बार फेयान को आंख मार रही थी। फेयान ने हैरानी से पलकें झपकाई। कियाओ कियाओ, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? कियाओ कियाओ, पिताजी, क्या आज आपने गलती से पत्थर से अपना हाथ नहीं तोड़ लिया था? आप मां के लिए मिठाई लेने की कोशिश कर रहे थे। फेयान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैंने नहीं किया। मैं नहीं था। मैं। क्या पत्थर हटाते समय वहां बहुत सारे मीठे फल थे? कोई मां नहीं, उनमें से कुछ ही को हटा दिया गया था। लेकिन पापा, मुझे लगा कि आपको ये पसंद आएंगे, इसलिए वह इन्हें आपके लिए लेने आया था। फेयान की गर्दन लाल हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने संयम का दिखावा किया। ये कबीला है, अभी भी खाने की कमी है। मैं फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता था। ओह टिल्डर टिल्डर टिल्डर, तो फिर आपने इन्हें खास तौर पर मां को ही क्यों दिया? कियाओ कियाओ ने जानबूझकर अपने शब्दों को खींचकर बोला। फेई को खांसी आ गई। और मांस का वह कोमल टुकड़ा। क्या आप ही वो व्यक्ति नहीं थे जिसने क्या तुमने शीशी के लिए इसे लाने पर जोर दिया था? फेयान ने फेई को घूर कर देखा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो बूढ़े? फिली ने कियाओ कियाओ को उठाया। चलो कियाओ कियाओ, दादाजी आपको ले जाएंगे, अपने भाइयों के साथ खेलो। कियाओ शीशी ने फेयान की ओर देखा और उसे यह स्थिति काफी मनोरंजक लगी। आपका चोट।
क्या आप वाकई नहीं चाहते कि कियाओ कियाओ इस पर एक नजर डाले? फेयान ने अपनी सेहत का संकेत देने के लिए हाथ उठाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह हिलते ही उसने ठंडी हवा की एक गहरी सांस ली। अगर आपको वाकई इतनी चिंता है तो मैं कियाओ कियाओ को एक बार देखने के लिए कह दूंगी। कियाओ शीशी इतनी परेशान हो गई कि वह हंस पड़ी। मेरे हाथ में चोट नहीं लगी है, अपने आप को जो उचित लगे। आप और कबीले के मुखिया आज रात के खाने पर क्यों नहीं रुकते? मैं जिनलिंग की मदद करने जा रहा हूँ। कियाओ शीशी को अपने क्रूर पति के पक्ष में फिर से जाते देख फेयान दर्द से चीख उठी। कियाओ शीशी अचानक रुक गई और हैरानी से पीछे मुड़कर देखने लगी। क्या है गलत? फेयान ने जल्दी से अपने कपड़ों से कुछ मिठाई निकाली और उन्हें भर लिया। उसके हाथ में, मैंने देखा कि आपको ये पसंद आए, इसलिए मैंने इन्हें उठा लिया। कियाओ शीशी ने अपने हाथ में धूल से ढके हुए मीठे फलों को देखा और अंततः नर्म पड़ गया। उसने कियाओ कियाओ को बुलाया और उससे फेयान का इलाज करवाया। हाथ, आपके विचार के लिए धन्यवाद, युवा कबीले के नेता। उसे दोबारा जाने की कोशिश करते देख फेयान ने जल्दी से उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। कियाओ जिक्सी, यह क्या है? कियाओ शीशी ने ध्यान नहीं दिया कि आंगन में बाकी सभी लोग दिखने में व्यस्त होने के बावजूद वास्तव में व्यस्त थे। अपने अपने कामों में मग्न वे कान लगाकर सुन रहे थे बातचीत। अध्याय 133 कियाओ शीशी, मैं तुम्हारा पशुपति बनना चाहता हूँ। फेयान की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बाहर आओ। कियाओ शीशी ने उसे वहां चुपचाप खड़े देखा और भौहें चढ़ा ली। क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने एक पत्थर का बर्तन उठाया और उसमें मीठा पानी भरकर उसे दिया। यहाँ, इसे पियो, इससे आपका काम चल जाएगा। इतना कहकर वह मुड़ी और उसकी ओर चल पड़ी। जिनलिंग की मदद के लिए चूल्हा। फेयान उसकी पीठ की ओर देखती रही। जैसे ही उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ने लगीं, दो छोटे हाथों ने उसने हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले लिया, मानो उसे ऊर्जा से भर रहा हो। एक अदृश्य शक्ति। फेयान ने अपने बच्चों को हैरानी से देखा। कियाओ कियाओ और कियाओ आंग ने ऊपर उसकी ओर देखा, उनकी बड़ी साफ आंखें तुरंत जिससे उसकी बढ़ती हुई झिझक दूर हो गई। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, कियाओ जिक्सी की पीठ। कियाओ शीशी, मैं तुम्हारा पशुपति बनना चाहता हूँ। कियाओ शीशी के हाथों में रखा पत्थर का कटोरा लगभग फिसल ही गया था, लेकिन जिनलिंग ने अपनी तेज प्रतिक्रिया के साथ उसने अपनी बांह को स्थिर कर लिया। सुनशियाओ वॉशरूम से बाहर निकला, उसका लगभग पारदर्शी चेहरा देखकर रोंगटे खड़े हो गए, चरम सीमा तक। लेकिन जैसे ही वह हिला, कियाओली ने अपनी बाहों को उसके पैर के चारों ओर लपेट लिया। सुनशियाओ ने अपने बेटे की ओर एक नजर डाली। कियाओली ने अपनी लाल सांप जैसी आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मेरे भाई और बहन भी अपने पिता के साथ रहना चाहते हैं, है ना? सुनशियाओ की सर्पाकार आंखें काली पड़ गईं और वह स्थिर खड़ा रहा। कियाओली ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और आगे कहा, भले ही मैं मां की इच्छा रखता हूं, उसका दिल सिर्फ मेरे लिए था, मेरे भाई और बहन भी उसके बच्चे हैं। कियाओली का स्वभाव बिल्कुल सुनशियाओ जैसा था, वह लगातार कोशिश करता रहता था। कियाओ शीशी के प्रति अपनी प्रबल अधिकारवादी भावनाओं को दबाना। जब तक उसे पता था उसकी मां उससे प्यार करती थी, वह इसे सहन कर सकता था। सुनशियाओ पहले से ही जिनलिंग की उपस्थिति से नाखुश थी। वह निश्चित रूप से था अपने बेटे की तरह खुले विचारों वाला नहीं। उसने कियाओली के सिर पर थपथपाया और उसे छोड़ने का इशारा किया। जैसे ही कियाओली के हाथ ढीले हुए, सुनशियाओ ने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया। ठंडे भाव से उसने फेयान को कॉलर से पकड़ा और उसे घसीटना शुरू कर दिया। बाहर, क्या तुम शीशी के दरिंदे पति बनना चाहते हो? पति बनना चाहते हो? देखते हैं कि आप में कितनी ताकत है। इसके लिए फेयान थोड़ी देर रुकी, फिर उसने जोर से नाक सिकोड़ी। तो चलिए आज ही पता लगा लेते हैं। उन दोनों को आंगन से जाते हुए देखकर कियाओ शीशी थोड़ी भावुक हो गई। चिंतित, सुनशियाओ फेयान को मारने वाला तो नहीं है ना? जिक्सी, क्या तुम इतनी चिंतित हो कि सुनशियाओ युवा कबीले के नेता को नुकसान पहुंचाएगा? कियाओ शीशी अचानक जिनलिंग की निगाहों से नजरें मिलाने में असमर्थ हो गई। उसका तीव्र निगाहें मानो उसे भेद सकती थी। कुल का मुखिया और बच्चे यहाँ हैं। जिनलिंग की सुनहरी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। कुल के नेता के लिए और बच्चों की खातिर सुनशियाओ को अपनी सीमाएं पता चल जाएंगी। हम कियाओ शीशी खाना पकाते समय बेसुध सी लग रही थी और लगातार दूसरी ओर देख रही थी। गेट के बाहर का कोलाहल। लेकिन वे लड़ते झगड़ते उससे दूर होते चले गए, यहां तक कि वह उन्हें देख भी नहीं पा रही थी। स्पष्ट रूप से अब और नहीं। केवल पशु आत्मा स्तर के मामले में ही फेयान निश्चित रूप से फेयान का मुकाबला नहीं कर सकता था। सेनेक्सियाओ। 3 युवक और एक बुजुर्ग आंगन के द्वार पर हडल होकर बैठे थे। चार देखने के लिए लोग अपने सिर बाहर निकाल रहे थे। दादाजी, क्या आपको लगता है कि पिताजी को फादर सुनशियाओ हरा देंगे? फेली ने भौहें चढ़ाई। ऐसी नौबत नहीं आएगी। सबसे बुरी स्थिति में भी उसे बस चोट लगेगी और शरीर पर नीले निशान पड़ जाएंगे। कियाओ आंग दर्द से कराह उठी, उसे पहले से ही फेयान की ओर से पीड़ा महसूस हो रही थी। गेट के बाहर सुनशियाओ की लंबी पूंछ फेयान की ओर तेजी से लहराई, जिसने तुरंत ही वार से बचने के लिए रूप बदल लिया। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे शीशी का दरिंदा पति बनने से नहीं रोक पाओगे। जिक्सी, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसा कहने की? सुनशियाओ की सरपनुमा आंखें सिकुड़ गईं। पहले जीतो, फिर बात करेंगे। कियाओ कियाओ कुछ भुने हुए लाल दिल वाले फल लेकर आए और उन्हें दे दिए। आसपास तीनों बच्चे और एक बुजुर्ग फल चबाते हुए बैठे थे। युद्ध का विश्लेषण करते समय सब खत्म हो गया। पिताजी हारने वाले हैं। तभी सुनशियाओ अपनी लंबी पूंछ को झटकते हुए फेयान को हिंसक रूप से दूर फेंक दिया। जैसे ही वह गिरने वाला था, फेयान ने एक शानदार स्पिन लगाई और वह मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने खुद को संभाला, सुनशियाओ ने एक और जोरदार हमला किया। तेजी से पीछे हटते समय उसकी हल्की भूरी पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन इस बार सुनशियाओ ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। उसके विशाल सर्प शरीर ने एक आकृति बनाई कुंडलीनुमा संरचना ने फेयान को पूरी तरह से अपने अंदर फंसा लिया। चारों दर्शक पल भर के लिए अपनी सांस रोक बैठे। कुंडली धीरे धीरे कसती गई और हिमलोमड़ी का संघर्ष कमजोर होता चला गया और कमजोर। कियाओ शीशी खुद को रोक नहीं पाई। लाल दिल के आकार का फल कुतरते हुए वह चलने लगी। ऊपर फेयान सुनशियाओ से कई स्तर नीचे है। वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर एक शब्द फेयान के कानों तक पहुंच गया। वह उसने अपने नुकीले दांत दिखाए, अपनी पशुवत आत्मा की ऊर्जा उनमें प्रवाहित की और काट लिया। सांप के शरीर पर सुनशियाओ का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसका विशाल सिर ऊपर उठा और एक घात उसकी लाल आंखों की गहराई में एक चमक उभर आई। फेयान ने भी उतनी ही उग्र निगाहों से उसे घूर कर देखा। अब दोनों ही गंभीर हो रहे थे। कियाओ शीशी ने वातावरण में आए बदलाव को स्पष्ट रूप से भांप लिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जिनलिंग ने उन्हें रोक लिया।
जिक्सी, अगर फेयान इस परिवार में शामिल होना चाहता है तो उसे सुनशियाओ की परीक्षा पास करनी होगी। कियाओ शीशी ने अचंभित होकर ऊपर देखा। मैंने उसे अपना जानवर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। पति। जिन लिंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप कभी ऐसा नहीं करेंगे? कियाओ शीशी ने अपने होंठ काट लिए। अचानक फेयान के साथ बिताए समय की झलकियां उसके मन में उमड़ने लगी। दिमाग। उसे एहसास हुआ कि उसके प्रति उसकी पिछली नापसंदगी किसी समय गायब हो गई थी। जिनलिंग, मुझे नहीं पता। उसकी आंखों में उथल-पुथल देखकर जिनलिंग ने धीरे से आह भरी। जल्दबाजी मत करो, हम होंगे यहाँ काफी समय से हूँ। सोचने के लिए समय लें और हर चीज पर अच्छी तरह से गौर करें। वह आपके और बच्चों के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार है। कियाओ शीशी ने एक हल्की सांस छोड़ी। जिनलिंग सही कह रही है, उसने मन ही मन सोचा। कुछ चीजें इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अंत में फेयान चोटिल और सूजी हुई हालत में लंगड़ाते हुए आंगन में वापस लौटी। अपने पिता की एकमात्र देखने लायक विशेषता उनके चेहरे को संरक्षित करने के लिए कियाओ ने तुरंत अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए उसके घावों को ठीक कर दिया। सुनशियाओ आंगन दाखिली और सीधे कियाओ शीशी के बगल में बैठ गई। खाने की मेज पर माहौल असामान्य रूप से अजीब था। कियाओ शीशी ने अपना कटोरा उठाया। चलो खाना खाते हैं, चलो खाना खाते हैं। उसने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसी क्षण 6 कटोरे उसके सामने रख दिए गए। कियाओ शीशी अवाक रह गई। उसने ऊपर जिनलिंग की ओर देखा, जो बस उसने कोमल निगाहों से उसे देखा। उसने सुनशियाओ की ओर एक नजर डाली। वह भावहीन बना रहा, लेकिन उसके कटोरे ने यह दिखाया पीछे हटने के कोई संकेत नहीं है। फेयान की खूबसूरत लोमड़ी जैसी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। और तीनों बच्चे अपनी प्यारी चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखने लगे जैसे कोई शिशु हो। पक्षी भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कियाओ शीशी ने अपनी चॉपस्टिक घुमाई और मांस को फेई के कटोरे में डाल दिया। फेली अपने मुंह में रेड हॉट फ्रूट की मिठाई का एक टुकड़ा ठूंसने में व्यस्त थी। मुंह। जब उसने मांस का बड़ा टुकड़ा देखा तो वह हंस पड़ा। जिक्सी, तुम बहुत ज्यादा हो दयालु। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने महसूस किया कि कई जोड़ी तीव्र निगाहें उस पर टिकी हुई हैं और अचानक उसके गले में शब्द अटक गए। उस रात फेली और फेयान घर जा रही थी। फेली अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर चल रहा था और अतीत की यादों में खोया हुआ था। शाम का भोजन। अरे बदमाश, आखिरकार तुम्हें बात समझ आ ही गई। फेयान ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। मैं शीशी को मुझे स्वीकार करवाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। फेई मुस्कुराई और उसने उसके कंधे पर थपथपाया। मुझे पता है कि आप केवल इसी बात से इतने ही विमुख थे, आपकी मां के प्रभाव के कारण महिलाएं। लेकिन शीशी एक अच्छी महिला है, एक जो अपने दरिंदे जैसे पतियों से सचमुच प्यार करती है। मैंने इसके बारे में सब कुछ सुन लिया है, कियाओ और अन्य लोगों से। फेयान ने उसे हैरानी से देखा। सुनशियाओ कियाओली के पिता हैं। उन्होंने जीवन और मृत्यु का एक साथ सामना किया। परिवार बनने से पहले वे दानव जानवर शहर में थे और जिनलिंग ने उन सभी कठिनाइयों और मुसीबतों में उनकी रक्षा की। आप देखो, शीशी ऐसी लड़की नहीं है जो किसी भी लड़के को आसानी से स्वीकार कर ले। तो अगर आप उसे जीत सकते हैं, अगर वह आपकी मंजूरी दे देती है तो वह आपकी रक्षा भी करेगी। लेकिन मैं उसकी स्वीकृति कैसे प्राप्त करूं? अध्याय 134। बेहतर होगा कि आप अपनी आवाज थोड़ी नरम कर लें। फेली रुकी और पीछे मुड़कर उसके दिल पर थपथपाया। अपने दिल की सुनो। उसने फिर से अपना चेहरा थपथपाया और फेयान ने अपना चेहरा छुआ। मेरा इस्तेमाल करें। दिखता है। फेली का चेहरा सख्त हो गया। मैंने ये क्या बना दिया? वह बस यही चाहता था कि वह अपना अहंकार छोड़ दे। वह इतना जिद्दी था कि उसे देखकर ही फेली गुस्से से आग बबूला हो गई। जो भी हो, उसने सोचा। उसे जो सोचना है सोचने दो। फेयान सोच में डूबा हुआ अपना चेहरा छू रहा था। आधी रात के सन्नाटे में शावकों को उनके बिस्तरों में सुलाने के बाद कियाओ शीशी वह खुद सोने ही वाली थी कि अचानक उसका दरवाजा जोर से खुल गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसे उठाकर सुनशियाओ के पास ले जाया गया। कमरा। उसका शरीर मुलायम जानवरों की खाल से बने कंबलों में धंस गया। वह हिली तक नहीं, बस वह ऊपर की ओर देखती हुई लाल आंखों के जोड़े को निहार रही थी। पतली उंगलियों ने उसकी ठुड्डी उठाई और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसने उसे चूम लिया। उसकी शीतल ताजगी भरी सुगंध ने उसे तुरंत घेर लिया। कियाओ शीशी ने धीमी आवाज निकाली जब उसने धीरे से उसके हाथों को पकड़ा तो वह कराह उठी। चुंबन की शुरुआत एक आक्रामक हमले के रूप में हुई, फिर धीरे धीरे वह कोमल हो गया। अन्वेषण। उनकी सांसें अनियमित हो गईं। वह उससे सट गया, उसकी आवाज मोहक और कर्कश थी। अगर मैं सहमत नहीं हुआ तो क्या आप नाराज होंगे? कियाओ शीशी ने उस क्षण की उमंग से थोड़ी सी समझदारी वापस खींच ली। वह समझ गया था कि सुनशियाओ क्या पूछ रही है। नहीं। उसकी लाल आंखें चमक उठी। नहीं। मैं हमेशा आपकी और जिनलिंग की राय का सम्मान करूंगा। इसके अलावा मैंने नहीं किया है, मुझे भी अभी तक इसका हल नहीं मिला है। उसने उसके बाकी शब्द भी ध्यान से सुन लिए। कियाओ शीशी उससे लिपट गई, उसके गले से निकलती धीमी सिसकियां सुनशियाओ को और उत्तेजित कर रही थी। पागलपन की कगार पर। उसने बार बार उस पर अपना अधिकार जताया, उसे तब तक खाए जब तक कि मुझे दोहरी संतुष्टि का अनुभव हुआ। कियाओ शीशी उसके ऊपर फैलकर सो गई। सुनशियाओ ने अपने बेहद लचीले शरीर को थामे रखा और जो आग अभी अभी भड़की थी, शांत होने के बाद एक बार फिर से आग भड़क उठी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी इच्छा को जबरदस्ती दबाने के लिए उसे एक गहरा चुंबन दिया। क्योंकि उसका अपना शरीर ठंडा था, इसलिए उसने उसे जानवर की खाल में अच्छी तरह लपेट दिया। उसे वापस अपनी बाहों में खींचने और सो जाने से पहले उसने कंबल उड़ा दिया। रात भर की गतिविधियों से पूरी तरह तृप्त होकर सुनशियाओ भोर से पहले जाग गई। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिनलिंग इतनी जल्दी उठ जाएगी। जब तक सुनशियाओ गुलाब उगता है, जिनलिंग पहले ही लकड़ियों का ढेर लेकर लौट चुकी थी, जिससे लगभग पूरा भर गया था। पूरा पिछवाड़ा। विशालकाय सांप ने उसकी ओर देखा, मानो वह अच्छे मूड में हो। नींद नहीं आई, आंख मारना। जिनलिंग ने उसे एक ऐसी निगाह से देखा जिसके भाव समझना मुश्किल था। नींद नहीं आई। बेशक सुनशियाओ को पता था कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। तुम्हें पहले से ही नींद नहीं आ रही है। तस्वीर में सिर्फ मैं ही हूं। क्या आपको सच में लगता है कि आप इससे खुश रहेंगे? एक और। जिनलिंग ने अपना काम जारी रखा और लकड़ियों को बड़े करीने से ढेर लगा दिया। कि भी होगी या नहीं, हम स्वीकार करते हैं कि फेयान हमारे हाथ में नहीं है। जब तक शीशी तैयार है, मैं मना नहीं करूंगा। ये इसका मेरे खुश होने से कोई लेना देना नहीं है। सुनशियाओ ने उपहास उड़ाया और जिनलिंग के पास चली गई।
जैसे ही वह पास आया, जिन लिंग को उस पर से एक मीठी और मनमोहक खुशबू महसूस हुई। एजेंट लिंग की भौहों की मांसपेशी फड़क उठी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। चलते रहो, दिखावा करते रहो, सिर्फ तुम ही कष्ट झेल रहे हो। जिन लिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, उसने नजरें फेर ली और आगे बढ़ गया। लकड़ी को आंगन के पीछे ले जाओ। जब कियाओ शीशी की नींद खुली तब तक सुन शियाओ शिकार दल के साथ जा चुका था। बच्चे आंगन में खेल रहे थे, लेकिन जिन लिंग का कोई अता पता नहीं था। कियाओ ली, फादर जिन लिंग कहाँ है? कियाओ ली ने ऊपर देखा। पिता जिन लिंग पिछवाड़े में है। जल्दी से नहाने के बाद कियाओ शीशी ने खुद को फर के लबादे में लपेटा और चली गई पिछवाड़े की ओर। उसने जिन लिंग को लकड़ियों के एक छोटे ढेर को ढकते हुए पाया, बड़े पत्तों के साथ। जिन लिंग। उसकी आवाज सुनकर जिन लिंग मुड़ गई। उसकी नाक लाल देखकर ठंड से परेशान होकर उसने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और चलकर वहां गया और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे में वापस ले गया। बाहर ठंड बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास कमरे में रहने के लिए कुछ नहीं है तो आपको कमरे में ही रहना चाहिए, कुछ भी करने को हो। कियाओ शीशी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे अभी भी इसे लेना होगा। कबीले के मुखिया और अन्य लोग जनजाति के बाहर रेड हॉट फ्रूट की खुदाई करने जाते हैं। इलाका, क्या आपको जाना ही है? कियाओ शीशी ने आंगन में मौजूद शावकों की ओर इशारा किया। शावकों को जाना होगा। क्या ये भी एक सिस्टम क्वेस्ट है? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। हम। जिन लिंग के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह कियाओ शीशी के लिए कुछ लेने के लिए मुड़ा। नाश्ता करने जा रही थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। जिन लिंग ने उलझन में पीछे मुड़कर देखा। क्या गलत? कियाओ शीशी ने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और ऊपर उसकी ओर देखने लगी। उसकी चौड़ी मासूम आंखें देखकर उसका गला सूख गया। जिक्सी, मुझे इस तरह मत देखो। मुझे डर है कि मैं अपना नियंत्रण खो दूंगा। लेकिन कियाओ शीशी ने उसे जाने नहीं दिया। वह उसके करीब झुकी और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, अगर आप खुद पर काबू नहीं रख सकते तो कोशिश क्यों करें? जिन लिंग ने महसूस किया कि उसके शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त हो गई है। उसने उसे गले लगाया। उसे दफनाते हुए खुद को संभालने के लिए उसने कुछ देर तक अपना चेहरा उसकी गर्दन के मोड़ में छिपाए रखा। अंत में उसने अपना सिर उठाया। क्या कल रात संशियाओ के साथ आपका समय काफी नहीं बीता? मुझे डर है कि आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे, थका हुआ। अजीब बात यह है कि इतने लंबे समय से वह और सुनशियाओ एक दूसरे के साथ थे। रात को सोने के बाद आज सुबह उठने पर उसे हल्का दर्द महसूस हुआ, बाकी सब ठीक था। कुछ स्थानों पर। होस्ट, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने सुनशियाओ की पशु आत्मा से ऊर्जा अवशोषित कर ली है, जिससे आपके शरीर की मूल शक्ति पुनः सक्रिय हो जाती है। आश्चर्यचकित होकर कियाओ शीशी ने अपने निजी स्थान में प्रवेश किया और पाया कि लगभग पूर्व में बंजर पड़ी आधी भूमि को सक्रिय कर दिया गया था। आपका मतलब है, मेरे शरीर का मूल तत्व जितना अधिक सक्रिय होगा, मेरी शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ेगी। क्या स्व उपचार की क्षमताएं विकसित हो जाएंगी? जी हाँ, होस्ट। एक बार जब आपके शरीर का मूल तत्व पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, तो आपका स्वयं को ठीक करने की उनकी क्षमता पुरुषों की तुलना में भी अधिक मजबूत होगी। कियाओ शीशी वास्तव में इसके लिए उत्सुक होने लगी थी। क्या इसका मतलब यह है कि वह उसके साथ चादरों में इधर उधर लोटपोट हो सकती है? क्या वह पशु पुरुष पतियों से शादी करती है और उसके मूल सार को सक्रिय करने के लिए पागल हो जाती है? हम होस्ट। एकल ऊर्जा स्रोत का प्रभाव निश्चित रूप से कम हो जाएगा, अधिक समय तक। कियाओ शीशी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थी। प्रभावों में कमी आना प्रभाव न होने के समान नहीं है, इसका कोई असर तो नहीं होगा, उसने सोचा। ठीक है, ऐसा सोचना गलत नहीं है। मुझे लगता है कि आप इसे आजमा कर देख सकते हैं, अगली बार। कियाओ शीशी भी यही सोच रही थी, लेकिन दिन का उजाला था इसलिए ऐसा था, पहले जरूरी कामों को निपटा लेना बेहतर है। कियाओ शीशी ने जिन लिंग को गले लगाया और उसके होठों पर जल्दी से एक चुंबन दिया। आज रात तुम बस इंतजार करो और देखो कि मैं तुम्हें क्या सजा देता हूं। हम्फ। जिन लिंग की आंखों में थोड़ी सी उदासी छा गई। उसने उसे गर्म कपड़े पहनने में मदद की। अधिक फिटिंग वाली फर की ट्यूनिक पहनने के बाद ही वे पत्थर के घर से बाहर निकले, एक साथ। कियाओ शीशी ने अभी नाश्ता खत्म ही किया था कि फेयान वहां पहुंच गई। एक दिन पहले किए गए उसके कबूलनामे के बाद भी कियाओ शीशी को थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। दूसरी ओर फेयान काफी अधिक खुले विचारों वाला हो गया था। उसकी निगाहें अब ये इतना सीधा और तीखा हो गया था कि शावकों को अपना मुंह ढकना पड़ा ताकि वे खुद को बचा सके। उनकी खिलखिलाहट। अपनी बेशर्मी के बावजूद कियाओ शीशी खुद को रोक नहीं पाए और उसे महसूस हुआ कि गुमान और अन्य लोगों की चिढ़ाने वाली निगाहों के नीचे वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वह फेयान के पास गई और फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हें थोड़ा शांत होने की जरूरत है। उसे स्वेच्छा से उसकी ओर आते देख फेयान की आंखों के कोने सिकुड़ गए। इसे थोड़ा नर्म करें, लेकिन मैं तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाता। कियाओ शीशी ने उसे शरारती निगाहों से देखा और फिर मुड़कर आगे की ओर चली गई। समूह। वास्तव में रेड हॉट फ्रूट जनजाति के क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं उगता था। दी इतने बड़े हिस्से के अछूते रहने का कारण बस यही था कि पशु मानवों को इसे खाना खास पसंद नहीं था और वे इसे इकट्ठा करने की जहमत भी नहीं उठाते थे। इसके अलावा रेड हॉट फ्रूट तेजी से बढ़ता था और अत्यधिक उत्पादक था। राशिवे जो खुदाई करेंगे उससे एक छोटा पहाड़ बन जाएगा। रेड हॉट फ्रूट की खुदाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए फेयान ने कियाओ शीशी ने उसे एक साथ सभी स्थानों की जानकारी दे दी ताकि वह और अधिक जानकारी भेज सके। लोगों को उनकी कटाई करने के लिए भेजा जाता है। जिन लिंग से शावकों की देखभाल करने के लिए कहने के बाद कियाओ शीशी अगले स्थान की ओर चल पड़ी। फेयान के साथ स्थान। यह अगला हिस्सा थोड़ा दूर है, लेकिन हमें बस उस छोटी पहाड़ी को पार करना होगा। आगे 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 चलते हुए कियाओ शीशी ने एक जोड़ी ठंडी भयावह आंखों पर ध्यान नहीं दिया, जंगल में उन्हें ध्यान से देखते हुए। अध्याय 135, मुझे डराओ मत। रेड हॉट फ्रूट्स का वह पैच एक नाले के किनारे था, वही नाला जो बहता था जनजाति की भूमि के माध्यम से। कियाओ शीशी के पहुंचते ही उसने लाल हृदय फल का एक विशाल क्षेत्र देखा। लताएं।
ये जगह है। सब लोग खुदाई शुरू करो। साथ आए सभी पशुमानवों ने अपने सिर झुका लिए और खोदना शुरू कर दिया। रेड हॉट फ्रूट्स के लिए। कियाओ शीशी पानी के किनारे गई और उसने वहां एक लाल दिल के आकार के फल की बेल देखी। वह बाकी सबसे काफी बड़ा था। जैसे ही वह उत्सुकता से नीचे झुकी और खुदाई करने की तैयारी करते हुए पानी में एक काली छाया धीरे धीरे तैरती हुई ऊपर आ गई। जब कियाओ शीशी रेड हॉट फ्रूट खोदने में लगी हुई थी तभी अंधेरा छा गया। अचानक पानी से एक परछाई निकली, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उस पर झपटी। कियाओ शीशी चौंक गई। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, सफेद रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी। उसने ऊपर से इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, सफेद रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी। उसने ऊपर से वार किया और विशालकाय उत्परिवर्तित काली मछली जैसे राक्षस के सिर पर जोरदार मुक्का मारा।